दोस्तों, स्वार मंच पर आप सबका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस मंच पर हम वरिष्ठ, अनुभवी और उत्कृष्ट उम्दा लेखन कार्य करने वाले साहित्यकारों के साथ बातचीत करते हैं, उनकी साहित्यिक यात्रा का विश्लेषण करते हैं, ताकि हम भी समझ सकें कि कब, कहाँ और कैसे हमने गलती की और उसको सुधार के अपने लेखन को और अच्छा बना सकते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे बीच उपलब्ध हैं श्री पिलकेंद्र अरोड़ा जी, जिन्होंने व्यंग्य की दुनिया में अपना अच्छा नाम कमाया है और लगातार लिख रहे हैं। तो आज हम उनकी यात्रा की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार वो इतना कैसे लिख लेते हैं। स्वागत है पिलकेंद्र अरोड़ा जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में, बहुत आभारी है आपका। मेरी यात्रा में कोई विशेष नहीं हो सकता है कि आप निराश हो जाएं मेरी यात्रा के बारे सुनकर। एक्चुअली पिलकेंद्र जी, जब हमें लगता है कि कुछ नहीं है तभी कुछ निकल आता है। नवंबर 2019 में ये हुआ था कि कोरोना क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसने बैंड बजा दिया। बैंड बजा, बिल्कुल। बड़े बड़े कंट्री जो है हेल्पलेस हो गए, तो कोरोना के सामने सब असहाय हो गए। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि देने वाले को जब देना होता है तो पता नहीं कहां से दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। ना जाने देश में नारायण मिल जाए। बिल्कुल। आप प्रश्न के लिए तैयार रहिए। हमारा प्रश्न है कि आपकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई? कौन था आपका प्रेरणा स्रोत? मेरी साहित्यिक यात्रा लिखने की जो है वो अगर विधिवत कहा जाए तो 1980-81 में हुई, जब हमारे मध्य प्रदेश में जो नई दुनिया एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है और उसमें एक कॉलम व्यंग्य का जो बड़ा प्रतिष्ठित, आज भी है वो प्रतिष्ठित कॉलम, लोकप्रिय है और इतना लोकप्रिय कि आज देश का हर व्यंग्यकार नई दुनिया के अदबीट में प्रकाशित होना चाहता है। वाह। तो उस समय वो कॉलम चल रहा था और उसमें काफी बड़े बड़े लोग लिख रहे थे। मुझे लगा कि मुझे भी लिखना चाहिए और वहां पर, हालांकि उसके पहले मैंने व्यंग्य के कार्यक्रम कई किए, हल्के फुल्का व्यंग्य भी लिखा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि विधिवत 1981 के आसपास विधिवत कहा जाए तो जब नई दिल्ली में मेरा पहला व्यंग्य प्रकाशित हुआ, मिस्टर व्यस्तलाल, और उसके बाद से मेरी यात्रा ये विधिवत शुरू हुई। उसके पहले जिसको अपन कह सकते हैं कि लोकल अखबारों में, उज्जैन के अखबारों में, दैनिक में, साप्ताहिक में, कार्यक्रमों में, यहाँ तक कि टेपा सम्मेलन भी मैंने 79 में ज्वाइन किया था और वो टेपा सम्मेलन ही इसकी पृष्ठभूमि में रहा होगा। उसी से प्रेरित होकर मैं हास्य और व्यंग्य की दिशा में प्रवृत्त हुआ हूँ। आप जानते हैं 1971 से लगातार अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन उज्जैन में आयोजित हो रहा है। ये सम्मेलन जो पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी दिल्ली में कराया करते थे महामूर्ख सम्मेलन के नाम से, उसी तर्ज पर उज्जैन में ये 1971 में प्रारंभ हुआ था और इसके प्रेरणा स्रोत थे या कहा जाए प्रवर्तक थे डॉक्टर शिव शर्मा, जो मेरे टेपा गुरु, और उनके भी गुरु डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी। और संयोग से आज डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी की का जन्मदिन भी है। अच्छा, आपने जो कॉपी किया आज, नमन सर, तो उनका जन्मदिन भी, और 90 वर्ष के वो हो चुके हैं। 90 वर्ष इस समय सूरत में है और उन दोनों गुरु शिष्यों ने मिलकर इस कार्यक्रम को शुरू किया था, जो राष्ट्रीय स्तर की एक पहचान बना चुका है। आज हर कवि और हर व्यंग्यकार की ये एक दमित इच्छा रहती है कि वो टेपा सम्मेलन के मंच पर आकर अपनी कविता का या अपने व्यंग्य का प्रदर्शन करे। तो मूल में टेपा सम्मेलन प्रेरणा रही। विधिवत यात्रा 1981 में शुरू हुई। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस
नगरी में मेरा जन्म हुआ है, जी सर। उसी नगरी में व्यंग पुरोधा शरद जोशी जी का जन्म हुआ है, उज्जैन। हम व्यंग त्रयी के नाम से 3 प्रमुख व्यंग पुरोधाओं का नाम लेते हैं, हरिशंकर परसाई जबलपुर, शरद जोशी उज्जैन, रविन्द्रनाथ त्यागी आपके देहरादून। तो शरद जोशी जी का जन्म उज्जैन में हुआ, और शायद उनकी जन्मभूमि की इस मिट्टी का ही प्रभाव है कि यहाँ पर हास्य व्यंग का एक कहा जाए कि एक हास्य व्यंग का एक वातावरण सा बना हुआ है मालवा में, और उसको गति दी अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन ने, और उसके कारण कम से कम 10-12 व्यंग्यकार उज्जैन जैसे छोटे शहर से राष्ट्रीय स्तर पर आए। मैं नहीं मानता कि मैं भी राष्ट्रीय स्तर का हुआ हूं, लेकिन काफी लोगों ने यहाँ पर न केवल हास्य कवि के रूप में बल्कि व्यंग्यकार के रूप में भी आए। तो तीनों बातें क्लियर हो गई। प्रेरणा, शरद जोशी और अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन। यात्रा विधिवत शुरू हुई 1981 में नई दिल्ली के अदबीज कालम से, और चूंकि यहाँ के प्राकृतिक है, बड़ा स्वाभाविक लगता है हास्य व्यंग लिखना उज्जैन में, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं भी व्यंग्यकार बन गया। वेरी गुड। व्यंग के अलावा किस किस विधा में आपने अपनी कलम चलाई? नहीं, मैंने अपने आप को व्यंग तक ही सीमित रखा है। अभी पिछले 1.5-2 साल से मैं कोरोना काल में मैं थोड़ा आध्यात्मिक हो गया। कोरोना काल में तो अच्छे अच्छे आध्यात्मिक हो गए हैं, लोगों को दिन रात भगवान ही याद आते हैं। मैंने धार्मिक पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक मैंने गुरु गोविंद सिंह जी पर लिखी, एक गुरु नानक देव जी पर लिखी, एक गुरु तेग बहादुर जी पर लिखी, और एक मैंने गुरु ग्रंथ साहब के बारे में एक पुस्तक लिखी है। तो ये 4 आध्यात्मिक या धार्मिक पुस्तकों की रचना भी मुझसे ईश्वर ने करवा ली है। ये व्यंग से इतर है। बाकी कभी कभार मैंने लघु कथाएं भी लिखी हैं, लेकिन व्यंग ही मेरा पहला और अंतिम प्रेम है, और व्यंग ही मुझे सूट करता है, और शायद मैं भी व्यंग को सूट करता हूँ। लघु कथाएं भी लिखी हैं, तो उसमें अधिकांश वो व्यंग कथाएं बन के रह गई हैं। लघु कथाओं में भी कोई करुणा उत्पन्न करने जैसा मैं साहस नहीं कर पाया, उसमें भी व्यंग अधिक ध्वनित होता है। तो मेरी पहली और अंतिम प्रेम जो है वो व्यंग है। आपने कविता और व्यंग में कैसे चुनाव किया कि हम व्यंग ही लिखें, कविता न लिखें? हाँ, ये बात सही है कि मैंने अपने जीवन में सबसे पहले एक कविता ही लिखी थी। देखिए आगे ना बात सामने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं उस समय 6ठी या 7वीं में पढ़ता रहा होऊंगा। चौराहे पर एक बुढ़िया बैठी थी, वो भीख मांगने वाली बुढ़िया। उसकी हालत देखकर पता नहीं वो महर्षि वो वाल्मीकि की तरह मुझे भी लगा कि भाई वियोग उत्पन्न हो गया, वियोगी होगा पहला कवि। तो उस बुढ़िया की दुर्दशा को देखकर मैंने सबसे पहले अपने भावों को मैंने व्यक्त नहीं किया, वो अपने आप व्यक्त हो गए। वह देखो चौराहे पर बैठी गमों की गठरी बुढ़िया, वह देखो चौराहे पर देखो गमों की गठरी बुढ़िया, प्यास लगती है तो आंसुओं को पी लेती है, फटे बायलर से विजीर्ण हृदय को आशा से सी लेती है। ये 6ठी क्लास में मुझसे लिखा गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने कविताएं न लिखी, बल्कि मैं व्यंग की ओर ही मुखातिब। बिलकेंद्र जी, आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी तक किए गए साक्षात्कारों में या जो हमारे पास प्रिंटेड रिटन टाइप आई हैं प्रविष्टियां, उन सब के विश्लेषण से ये जाहिर हुआ है कि 98% लेखक की पहली रचना कविता थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। इवन हमारे गुरु शरद जोशी जी की पहली रचना कविता थी, और कविता के बाद फिर वो व्यंग के क्षेत्र में ऐसा उन्होंने डंका बजाया कि अभी तक हमें सुनाई दे रहा है। तो वो पहली रचना मुझे लगता है कि वो भावों को अभिव्यक्त करने की सबसे सरल विधा अगर कोई होती है तो वो कविता होती है। और वो कविता लिखी भी नहीं जाती, वो हो जाती है, स्वयं स्फूर्त होती है, स्वाभाविक होती है। अगर वो मनुष्य है तो, अगर मनुष्य है तो उसमें संवेदनाएं होंगी, संवेदनाएं हैं तो संवेदनाओं को जब वो शब्द देता है तो अपने आप कविता प्रस्फुटित हो जाती है। कविता लिखना नहीं पड़ती, कविता लिखी जाती है। ठीक है, अपने आप लिखी जाती है। तो
आपका रचना संसार भले ही 2 क्षेत्रों में हो, लेकिन काफी व्यापक है। आपने काफी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं। प्रस्तुत करना पड़ेंगे। नहीं, प्रमाण नहीं ये प्रस्तुत करना, एक झलक हो जाती है और नहीं दर्शकों नहीं, को बहुत अच्छा जरूरी। लगता है। अदरवाइज बहुत मोनोटोनस। मैं बताऊं आपको, आज के समय में साहित्य की दुनिया में जितना भ्रष्टाचार है ना, उतना राजनीति में भी नहीं। लोग 10-10, 25-25 पेज की लोकल प्रकाशकों से किताब प्रकाशित करके अपने बायोडाटा को संगारित करने की कोशिश करते हैं। ये स्थितियां हैं। तो देखिए, मेरी पहली पुस्तक थी ये सॉरी, ये 2001 लिफाफे का लिफाफे का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। क्या ये क्या श्री टॉपिक आपने साहित्य, बहुत सुंदर। हाँ, साहित्य निकेतन बिजनौर से प्रकाशित हुई थी। गिरिराज शरण अग्रवाल जी ने प्रकाशित की थी। ये जी 2001 से ये संग्रह की या संकलन की यात्रा मेरी शुरू होती है। यानी 20 वर्ष लिखने के बाद ये पहला संग्रह आता है 2001 में, लिफाफे का अर्थशास्त्र। जी सर। इसके बाद मेरा दूसरा संग्रह आता है सामयिक प्रकाशन से, साहित्य के प्रिंस। ये सामयिक प्रकाशन से है, महेश भारद्वाज जी, सामयिक प्रकाशन। इसके बाद तीसरा संग्रह मित्तल साहब, भावना प्रकाशन, पाठक देवो भव। बहुत सुंदर है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आदमी लिखता जा रहा है, लेकिन पाठकों का तो अकाल है। पाठक दुर्लभ है, पाठक अदृश्य हो गए हैं। तो फिर मैंने एक व्यंग लिखा था जो प्रकाशित हुआ था। फिर मुझे लगा कि तो सही किया। इसका शीर्षक भी यही दिया जाए, पाठक देवो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने ये 3 त्रिमूर्ति की फोटो ली है, ये बहुत सुंदर है। हाँ, ये वाली जो है ये हमारे अक्षय अमेरिया उज्जैन की चित्रकार हैं, कलाकार हैं, बहुत अच्छी कलाकृतियां बनाते हैं। लिफाफे के अर्थशास्त्र का जो कार्टून था वो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट देवेंद्र के द्वारा बनाया गया था। ये वाला कार्टून जो है, ये जो कलाकृति है, ये अक्षय अमेरिया उज्जैन के हैं, उनके द्वारा बनाई गई। और इसके बाद फिर मेरे कुछ व्यंग इकट्ठे हुए, तो साहित्य के अब्दुल्ला के नाम से ये भावना प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। साहित्य के अब्दुल्ला, वो होता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी जी। तो ये वही साहित्यकार कई ऐसे होते हैं जो बेगानी शादियों में दीवाने हो जाते हैं, जो श्रोताओं के रूप में कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका कोई समारोह हो रहा है। उनका मुख्य उद्देश्य रहता है अतिथियों के आसपास मंडराना, अतिथियों के साथ फोटो खिंचाना और अपने एल्बम में लगाना, और लोगों को ये बताना कि हमारे भाई इन अतिथियों से कितने घनिष्ठ संबंध हैं। जबकि उस कार्यक्रम में वो सिर्फ नागिन नृत्य करने आते हैं। तो ये अब्दुल्ला दीवाना है। इसके बाद मैंने मध्य प्रदेश के हमारे 21 व्यंग्यकारों का एक संग्रह है, व्यंग्य प्रदेश के नाम से। प्रदेश बना दिया आपने। हाँ, व्यंग्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसलिए व्यंग्य प्रदेश है क्योंकि यहाँ पर हरिशंकर परसाई हैं, यहाँ के शरद जोशी हैं, यहाँ के डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, यहाँ के डॉक्टर शिव शर्मा हैं, यहाँ हरि जोशी भी थे हैं, लक्ष्मीकांत वैष्णव यहाँ के हैं, ईश्वर शर्मा यहाँ के हैं। तो मध्य प्रदेश जो है व्यंग्य की खान है, इसीलिए मध्य प्रदेश को व्यंग्य प्रदेश कहा जाता है। तो ऐसे ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण रचनाकारों का ये प्रतिनिधि एक संग्रह है जिसे मैंने संपादित किया था, और यशवंत व्यास जी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। उनका बड़ा कठिन है वो प्रकाशन, नाम उनका वो है अंतरा इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद एक और मेरा संपादन है, ये साक्षात व्यंग्यकार। आप देख रहे हैं मैंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम किया था, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने इन 5 महान विभूतियों का इंटरव्यू लिया था। हरीश नवल जी, सूर्य बालाजी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, डॉक्टर प्रेम जन्मजय जी और डॉक्टर आलोक पुराणिक जी, इन 5 का इंटरव्यू लिया था और 1.5 घंटे तक वो इंटरव्यू लिया था। और उस इंटरव्यू के आधार पर ही उनके उत्तरों को संपादन करके इस पुस्तक का प्रकाशन वनिका पब्लिकेशन के द्वारा किया गया।
नीरज शर्मा जी वनिका पब्लिकेशन की निदेशक हैं, और उनके ही बैनर पर मैंने वो कार्यक्रम किया था स्ट्रेट फॉरवर्ड का। जी सर। ये वो व्यंग्यकार हैं जो धर्मयुग के जमाने से लगातार लिख रहे हैं, और एक व्यंग्यत्रयी शरद जी, परसाई जी और त्यागी जी की थी, और उसके बाद एक व्यंग्यत्रयी हुई ज्ञान जी, प्रेम जी और हरीश जी की। ये दूसरी व्यंग्यत्रयी भारत में प्रसिद्ध है, और आलोक पुराणिक तो व्यंग्य के नए आलोक हैं। और आप देख ही रहे संपादन। जी। इसके बाद कोरोना काल आता है। हालांकि मेरा रचना कर्म जारी रहता है, लेकिन मैं आध्यात्मिक हो जाता हूँ, और सिख पंथ के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी पर ये संग्रह मेरा, सॉरी, ये पुस्तक या शब्दांजलि मेरी प्रकाशित हुई। इंडिया नेट बुक्स के द्वारा प्रकाशित है। आप जानती हैं इंडिया नेट बुक्स, जी जिनके निदेशक संजीव कुमार जी हैं, उनको अच्छी तरह जानते होंगे आप। ये उनके ही द्वारा प्रकाशित है। ओके। युग दृष्टा गुरु गोविंद सिंह जी। थैंक यू। इसके बाद दूसरी पुस्तक जो सिख पंथ के संस्थापक, हमारे प्रथम गुरु, ये उन पर आधारित है। बहुत सुंदर। इसका प्रकाशन कौटिल्य बुक्स नई दिल्ली के द्वारा किया गया। युग सृष्टा गुरु नानक देव जी। ये वर्ष जो है गुरु तेग बहादुर जी का 400वां वर्ष है। आप जानते हैं दिल्ली में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा चांदनी चौक। उस गुरुद्वारे पर मुगल बादशाह औरंगजेब के अधिकारियों के द्वारा हमारे सिख पंथ के 90 गुरु का शीश धड़ से अलग कर दिया गया था। इसीलिए उस गुरुद्वारे का नाम रखा गया है शीशगंज, गुरुद्वारा शीशगंज, जो नई दिल्ली चांदनी चौक में है। तो ये पुस्तक गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में अर्पित है। हम आज पहली बार सुन रहे हैं ये नाम। गुरुद्वारा शीशगंज का नाम इसीलिए शीशगंज रखा गया कि उसी जगह पर लाल किले के सामने जहाँ कोतवाली थी, कोतवाली में वो कैद थे, वहां पर बाहर उनको लाकर उनके 3 साथियों का भी, उनको भी शहीद किया गया, और उसके बाद इनका शीश धड़ से अलग कर दिया गया जल्लाद के द्वारा। और ये वर्ष जो है 2021 उनके जन्म का 400वां वर्ष प्रकाश पर्व हम लोग मना रहे हैं, और उसी पर केंद्रित है, उसी पर आधारित है, उनके जीवन पर और उनकी वाणी पर आधारित है। ये युग रक्षक, जिसे इन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, गुरु तेग बहादुर जी। गुरु गोविंद सिंह जी इनके सुपुत्र हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जो हमारे दशम गुरु हैं, हाँ, ये युग रक्षक है। वो युग सृष्टा, युग दृष्टा एंड युग रक्षक। युग रक्षक। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई गुरु ग्रंथ साहब पर भी मुझे कुछ लिखना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब ये ज्ञान का सागर है, ये अमृत का सागर है। इससे लोग कहते हैं सिख धर्म का धर्म ग्रंथ है, पर ये मानवता का धर्म ग्रंथ है। ठीक बात है। इसमें सिख गुरुओं के अलावा मुस्लिम सूफी संतों की वाणी भी संग्रहित है। कबीर, भीकन, और इसके अलावा इसमें कबीरदास जी की, रैदास जी की, नामदेव जी की, जयदेव जी की वाणी भी संग्रहित है। सिर्फ सिख गुरुओं की वाणी संकलित नहीं है, सिर्फ 6 सिख गुरुओं की वाणी है, और बाकी सारी वाणी संतों की, जो भक्ति काल के संत रहे। उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, और हिंदुओं में ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, शूद्र भी थे और वैश्य भी थे। यानी सिख धर्म का जो मूल, एक्चुअली मैं तो ये कहूंगा कि जैसा आज दिख रहा है, भारत जातियों में भी पहले इस तरह विभाजित नहीं था। हाँ, नहीं था, पहले भी शोषण पहले भी था। जो जातियां छोटी होती थी उनका ऊंची जाति को लोग शोषण करते थे, पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन अब पहले से थोड़ा कम हुआ है, लोगों में जागरूकता ज्यादा आई है। और लेकिन अभी भी लोग मनुष्य को मनुष्य समझें, ये मानकर चलें कि सामने वाले मनुष्य में भी उसी परमात्मा का एक अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है जो उसमें है। जिस दिन ये भावना मनुष्य की हो जाएगी, उस दिन सारे धर्म, जाति और ये संप्रदाय के सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। ठीक बात है। हम तो मनुष्य हैं, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, और सभी मनुष्यों के भीतर परमात्मा आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो हम सब भाई भाई हुए, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं।
जो सिख पंथ का जो मूल महामंत्र है वो है एक ओंकार, ईश्वर एक है और हम सब उसकी संतान हैं। जब हम सब उसकी संतान हैं तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, ये गुरु ग्रंथ साहब का संदेश है। तो ये मैंने इस ढंग से मेरे एक और संग्रह रह गया। अभी 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 इंडिया नेट बुक्स के द्वारा मेरा ये संग्रह श्री गुगलाय नमः नमः प्रकाशित हुआ है, जिसके निदेशक संजीव कुमार जी हैं। आप भली भांति परिचित होंगे उनसे। और अभी मैंने इसका पेमेंट भी नहीं किया है उनको। वैसे मेरी इच्छा नहीं हो रही पेमेंट करूं उनको मैं, लेकिन अभी तक पेमेंट किया नहीं, पेमेंट बाकी है, करना है। और आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मुझे मेरे दायित्व का भी ध्यान आ रहा है कि मैं बिल्कुल शीघ्र अतिशीघ्र आपको क्या दिक्कत है? पेमेंट करने का प्रयास करूंगा। हम लोग तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये मेरा 5वां व्यंग संग्रह है जो आपने ही प्रकाशित किया है इंडिया नेट बुक्स द्वारा। जी सर। काफी अच्छा प्रकाशन है। इसमें मेरी 175 पेज में है, 180 पेज का है और मेरी लगभग 75 व्यंग रचनाएं इसमें समाहित हैं। आपने अभी एक बात कही मानव धर्म की, हाँ हाँ। तो मुझे कुछ याद आ गया। अच्छा अच्छा। तो हम भगवान को कुछ निवेदन किए थे, तो वो उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। स्वागत। एक दृष्टि से निखिल सृष्टि को तात देखते हो तुम, सबके जीवन कर्मों का प्रविधान लिखते हो तुम। एक लेखनी हृदय एक प्रक्रिया एक लेखन की, अलग अलग क्यों भाग्य प्रवृत्ति वृत्ति भू पर जन जन की। सभी तुम्हारे अंग अनन्य सभी से हो तुम स्वामी, इतने पृथक पृथक रूपों में क्यों तुम अंतर्यामी। राष्ट्र भेद या क्षेत्र भेद या वर्ग भेद क्यों है, अखिल विश्व में मानवता मानव का धर्म में क्यों है। तो कितने धर्म जातियां कितनी कितने वर्ण बनाए, एक रूप में हाय विधाता क्यों न धरा पर आए। बहुत अच्छा है ये। हमारे इसमें पंथ में एक तो निराकार ब्रह्म की कल्पना की गई है। ये कहा गया कि ईश्वर कभी मनुष्य के रूप में अवतार नहीं लेता। सबसे बड़ी बात जो हमारे पंथ की है वो यही है कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, वो सगुण नहीं है, साकार नहीं है। हमारे जो गुरु है ना वो गुरु हैं, हम उनको भगवान नहीं मानते, वो खुद भगवान की पूजा करते हैं। ठीक बात है। वो खुद वाहेगुरु की पूजा की उन्होंने, उस परम पिता परमात्मा की जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। निर्माण किया। तो वो अलग अलग रूपों में तब आएंगे जबकि अवतारवाद होगा। अवतारवाद तब होगा जबकि आदमी सगुण भक्ति में जाएगा, जब ईश्वर को सगुण मानेगा, साकार मानेगा। लेकिन हमारे पंथ में उसको निर्गुण निराकार माना गया है। उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसकी कोई रेखा नहीं है। जी सर। वो तो निराकार है। ठीक बात है, बिल्कुल सही सही बात है। तो आप अब देखिए ना, जो साकार में हमारे इसमें लिखा गया है, कितना कंफ्यूजन होता है। जी। हम जब साकार परमात्मा की बात करते हैं, हम जाते हैं किसी मार्केट जाते हैं, प्रश्न नहीं, हम सोचते हैं कि कौन से मंदिर जाएं, शिव जी के मंदिर जाएं कि गणेश के मंदिर जाएं कि देवी के मंदिर जाएं कि कृष्ण मंदिर जाएं कि राम मंदिर जाएं कि गुरु बृहस्पति के मंदिर जाएं कि शनि महाराज के मंदिर जाएं। अब हुआ हमारे उज्जैन में तो ऐसा होता है कि लोग सोमवार को महाकाल जाते हैं, मंगलवार को मंगलनाथ जाते हैं, बुधवार को चिंतामन गणेश के मंदिर जाते हैं, गुरु को गुरु बृहस्पति के मंदिर जाते हैं, शुक्रवार को हरसिद्धि देवी के मंदिर जाते हैं, शनिवार को शनि महाराज के मंदिर जाते हैं। ये लोगों ने बना रखा है, अपना एक नियम बना रखा है। तो चूंकि अलग अलग रूप हैं, जब ईश्वर एक है तो आप एक ही की भक्ति कीजिए ना। ये अलग अलग रूपों की भक्ति क्यों की जाए। ठीक बात, ठीक बात। दूसरी बात ये कि जब आप मान लीजिए हम एक प्रतिमा खरीदने जाते हैं किसी दुकान पर, हमने भगवान श्री राम की प्रतिमा हमको खरीदना है,
हम देखते हैं कि ये छोटी साइज की कितने की आएगी, बड़े की कितने की आएगी, उससे बड़े की कितने की आएगी, उससे बड़े की कितने की आएगी। तो हम तो भगवान का मूल्यांकन करने लग गए, कौन सी खरीदें। ईश्वर एक है। छोटी प्रतिमा से ईश्वर का आकार, ईश्वर का महत्व, ईश्वर की महिमा कम नहीं हो जाएगी। आजकल तो छोटे छोटे गणेश भी मिलने लगे हैं। और हमारे यहाँ तो उज्जैन में एक 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 मंदिर है, बड़े गणेश का मंदिर, बड़े गणपति का मंदिर कहते हैं। यानी आप मान के चलिए 10-12 फुट ऊंची प्रतिमा है उनकी। तो मुझे ये बताया जाए कि छोटे से गणेश जो मिलते हैं, जो हम लोग अपनी कार में भी रख देते हैं, घरों में भी रख देते हैं, अपनी अलमारियों में, उनका प्रभाव क्या बड़े गणपति के प्रभाव से कम होगा? ईश्वर तो सर्वव्याप्त है। तो ये अवतारवाद में और सगुण उपासना में ये विसंगतियां होती हैं, जो जिनके बारे में आपको बता रहा हूं। अब शिव और वैष्णव का झगड़ा होता है, शिव और वैष्णव का झगड़ा होता रहता है। हमारे सिंहस्थ में होता है शिव कि वो आगे निकले कि वैष्णव के आगे निकले, पहले स्नान कौन करेगा। ये जो मतांतर उत्पन्न होते हैं, ये खाली सगुण उपासना के कारण होते हैं। कि मठाधीशी है, मठाधीशी। बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई भगवान के बीच में नहीं है। हाँ। आप जो अपने व्यंग लिखते हो, उनकी विषय वस्तु कहाँ से उठाते हो? व्यंग जो मैंने उसकी विषय वस्तु तो आसपास की जो घटनाएं घटित होती हैं, जो समाचार प्रकाशित होते हैं, किसी घटना को देखकर या किसी समाचार को पढ़कर जो मन में अनुभूतियां होती हैं, अनुभूति जो है वो व्यंग के रूप में बाहर अभिव्यक्त हो जाती हैं। आसपास से परिवेश से मिलते हैं ना। आदमी सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं और सामाजिक लोगों से मिलते हैं, संस्थाओं में जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, लोगों को देखते हैं। हम देखते हैं, अपनी राजनीति को देखते हैं, धर्म में विसंगतियां देखते हैं, समाज में देखते हैं, साहित्य में देखते हैं, कला में देखते हैं, संस्कृति में देखते हैं। तो जहां विसंगतियां दिखती है वहां पर व्यंग्यकार का कार्य शुरू हो जाता है। एक चर्चा में ये आया था कि जो व्यंग लेखन कार्य है वो सीमित क्षेत्रों और सीमित विषयों पर, विसंगतियों पर रह गया। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अछूते हैं। नहीं, व्यंग तो आप किसी भी व्यंग संग्रह को उठाकर देखें, आप पढ़ें, आपने भी पढ़े ही हैं, प्रकाशित भी किए हैं। ये एक अलग बात है कि अधिकतर जो व्यंग हैं वो राजनीतिक विसंगतियों पर हैं, क्योंकि राजनीतिक विसंगतियों के कारण ही दूसरे क्षेत्रों में विसंगतियां पैदा होती हैं। आज अगर हम भारत में देखें तो चाहे धार्मिक क्षेत्र की विसंगति हो, उसका कारण भी राजनीति है। चाहे आर्थिक क्षेत्र की विसंगतियां हो, चलिए किसान आंदोलन, उसके पीछे भी राजनीतिक विसंगति है। चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र की विसंगतियां हो, पद्मश्री दे दी गई कंगना को, व्यंग लिखेंगे लोग, तो कौन जिम्मेदार है? राजनीति। तो राजनीति सारी समस्याओं की जड़ है। तो राजनीतिक व्यंग अधिक लिखे जाते हैं और जितनी भी विसंगतियां दूसरे क्षेत्रों में होती हैं, उसका मूल कारण राजनीति ही होती है। जो हमारे आपकी अनुमति से बीच में एक छोटी सी क्षेपक सुनाते हैं आप। सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। कि भ्रष्टाचार के लिए हम नेताओं को और ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार मानते हैं कि दोनों मिलकर खा रहे हैं। मैं उससे मना नहीं करता कि नहीं खा रहे, खाते हैं। लेकिन देखिए, भ्रष्टाचार सिर्फ नोटों के एक्सचेंज से ही नहीं होता, आंख के इशारे से भी भ्रष्टाचार होता है। यदि हम पिलकेंद्र जी को जानते हैं और जानते हुए बिना किसी बात के हम कोई फेवर कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए था, तो भ्रष्टाचार तो वो भी भले हमने पैसे नहीं लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो है ना। तो जुडिशरी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, पैसे का नहीं, पैसे का नहीं, फेस वैल्यू। आप सोचिए, एक इनकम टैक्स ऑफिसर एक असेसमेंट ऑर्डर देता है और गलत असेसमेंट करता है, उसको लेके जब हम कोर्ट जाते हैं या किसी भी अपीलेट अथॉरिटी के पास जाते हैं, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि साहब 50% जमा कर दो। अब जरूरी तो नहीं कि 50% उसके पास उपलब्ध हो, वो नहीं कर पाता और स्टे नहीं मिलता और उसका ऐसी तैसी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अगली बार वो ये सोचता है कि यार असेसमेंट ऑफिसर कोई पैसे दे दो ना, ये तो कम में भी हो जाएगा और ऐसी वैसी भी नहीं होगी।
बिल्कुल बिल्कुल। कोर्टों में लंबित दीर्घ काल तक लंबित मुकदमे, सही सलामत फैसला ना होना, ये सब चीजें भ्रष्टाचार के लिए ज्यादा बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल है। हमारे जजेस का अभाव है, केसेस बहुत हैं, इतनी फाइलें हैं, और वकीलों का भी ये रहता है एटीट्यूड कि भाई तारीख पर तारीख ली जाए ताकि वो अपने आप को व्यस्त नहीं दिखा सके। नहीं पिलकेंद्र जी, ये गलत भावना है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक केस कर रहा हूँ किसी क्लाइंट का, अच्छा। हम्म। किसी हाई कोर्ट में। हम्म। 2.25 साल हो गए उस केस की सुनवाई पे लगता है, या हम लगवाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि साहब अर्ली हियरिंग कर ली जाए, आता है, उसकी अर्ली हियरिंग नहीं होती, अल्टीमेटली हम्म। लिस्ट से बाहर चला जाता है, फिर उसको एप्लीकेशन दे के लिस्ट में कराते हैं। अभी तक इंटरिम रिलीफ तक नहीं मिली, 2.25 साल। हाँ हाँ, बताइए आप। मैं तो अब तक अपनी जिंदगी में तकरीबन 5300 केसेस किए हैं। अच्छा, हो, अरे वाह। 5300 केसेस किए हैं, और हर लेवल पर, हर फोरम में, हर ट्रिब्यूनल में, हर कोर्ट में किए हैं। और देखता हूं हाल तो मुझे कोफ्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी कहा है तो एक चुटकुला इसी बारे में सुनाया जाता है कि दादा केस करते हैं और पोतों को न्याय मिलता है। नहीं, ये भी कहते हैं लोग। एक किसान, गरीब किसान लड़ रहा था, तो उसको जीत जीत मिल जाती, ऑर्डर उसके फेवर में हो जाता। तो जब उसके फेवर में हो जाता है, तो जज साहब कहते हैं खुश हो, तुम्हारे फेवर में हो गया है ऑर्डर। तो कहने लगे, साहब बहुत खुश हो, हमें, हमारी तो यही कामना है कि आप बहुत जल्दी दरोगा बनो। तो जज साहब बोले, दरोगा से तो हम ऊपर हैं। कहने, कहा जानी साहब, आप तो 3 साल माँ छुट्टी की नहीं इस केस की। दरोगा साहब कह रहे थे कि 5,000 रुपए दे दो तो हम तुरंत खत्म कर देते हैं। कम पैसे में हमारा काम निबट जाता अगर दिमाग में भूसा न भरा होता। बिल्कुल बिल्कुल। कहने ये का तो, मतलब कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, शिक्षा हाँ का हाँ, क्षेत्र है, न्यायपालिका का क्षेत्र है जहाँ अंबार लगे केसेस के। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। है ना, साइंटिफिक एरिया है, डिफेंस एरिया है, इन एरियाज में भी बहुत कुछ बहुत बहुत है करने को भ्रष्टाचार। बाकी है। और मुझे लगता है कि पिलकेंद्र अरोड़ा जैसा नॉवेल व्यंग्यकर्ता उस पर जरूर तवज्जो देगा और एक अच्छी सी किताब लिखेगा। क्या किया जाए इस पर, तो चाणक्य ने कितने साल पहले कह दिया था कि जैसे जल में रहकर मछली कब पानी पीती है कब नहीं पीती हमको पता ही नहीं चलता। तो इस सिस्टम में रहकर, जो सिस्टम के अंदर लोग रहते हैं, कब वो पानी पी लेते हैं, कब भ्रष्टाचार कर लेते हैं, कब नहीं करते, पता ही नहीं चलता। लोग यह भी कहते हैं कि बैंकों पर डाकुओं ने इतना डाका नहीं डाला, बैंकों पर डाकुओं ने इतना डाका नहीं डाला जितना बैंक के अंदर काम करने वाले अधिकारियों ने डाला है। और क्या, दीमक की तरह खा ये गए। दिमाग की तरह खा गए। भाई किसी की फेस वैल्यू पर पैसे नहीं लिए, ईमानदार आदमी एक पैसा नहीं कमाया, लेकिन हाँ किसी की हाँ, फेस वैल्यू पर अगर कोई कोई फेवर किया है, वो भी तो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार ही जरूर, उसमें नहीं, वो रिश्वत नहीं है लेकिन भ्रष्टाचार तो है, वो क्यों नहीं है। किसी को फेवर करना या किसी के अगेंस्ट कुछ करना, वो भी भ्रष्टाचार है, जो नियम विरुद्ध भी है। और इसी तारतम्य में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से प्रभावित होते हो सामाजिक परिवेश और परिस्थितियों से। हमने एक फार्मूला इजाद किया है जिसको कहते हैं पेस्ट फार्मूला। पेस्ट फार्मूला का मतलब 4 प्रकार की एलिमेंट्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। ये 4 बड़े बड़े क्षेत्र हैं जिनमें हम काम किया जा सकता है। आप अपने पात्रों को कहाँ से उठाते हो, व्यक्ति वास्तविक पात्र होते हैं या काल्पनिक पात्र होते हैं? नहीं, पात्र तो वास्तविक ही होते हैं, लेकिन उनको कल्पना के आधार पर फिर जो फैंटेसी रचना होती है वो रच दी जाती है। पात्र तो वास्तविक होते हैं, लेकिन उनके आधार पर, उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर व्यंग लिखे जाते हैं। जैसे कोई नेता ने कुछ ऐसा किया या कोई घटना ऐसी होगी जिसमें कोई ना कोई पात्र तो होगा, लेकिन फिर उस आधार पर कल्पना की जाती है, फिर कल्पना को विकसित करके रचना लिखी जाती है। जी।
मतलब उसकी प्रवृत्तियों पर, व्यक्ति की प्रवृत्तियों पर। व्यक्ति अलग हो जाता है और उसकी प्रवृत्तियां जो हैं, जो लगभग हर किसी में कम अधिक होती हैं, उस पर फिर व्यंग्य की रचना बन जाती है। जी। तो आप लेखन के या रचना के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं और उनको कैसे एडजस्ट करना चाहिए अपनी लेखन प्रक्रिया में, अपने भावी लेखकों के लिए कुछ? नहीं, ये जरूर है, मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कोई व्यंग्यकार है तो उसको हमेशा अपनी आंखें खुली रखना चाहिए, क्योंकि व्यंग्य दो आंखों से नहीं होता, उसके लिए तीसरी आंख खुली रखना चाहिए। दो आंखें तो है, सभी की होती हैं, लेकिन व्यंग्य को तीसरी आंख कहा इसलिए जाता है तो जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके पीछे का सत्य क्या है। मतलब व्यंग्यकार को पर्दे के पीछे जाना पड़ता है, और पर्दे के पीछे के या जो नेपथ्य में जो लीलाएं चल रही होती हैं, उन नेपथ्य की लीलाओं को लाकर मंच पर प्रकट करना होता है। यही व्यंग्यकार का काम होता है। चाहे वो राजनीति की लीला हो जो नेपथ्य में हो रही है, चाहे समाज में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे साहित्य में, चाहे कला में, चाहे संस्कृति में हो, तो पर्दे के पीछे जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कुछ खटकर्म हो रहे हैं, जो भी पाखंड है, जिसको अपन पाखंड कहते हैं, उस पाखंड को आपको समाप्त करना है। इसके लिए आपको सत्य को सामने लाना होगा। सत्य आवरण में है, उस सत्य को सामने लाना है और समाज के समक्ष रखना है। व्यंग्यकार का काम ही यही है, सत्यम शिवम सुंदरम वाला, कि जो सत्य है उसको आप प्रकट कीजिए समाज के शिव के लिए, मतलब समाज के कल्याण के लिए, और समाज की सुंदरता के लिए, समाज को सुंदर, स्वस्थ, सशक्त और सबल बनाने के लिए। यही बात अपन देश के बारे में भी कह सकते हैं कि हमें एक स्वस्थ और सुंदर समाज की रचना करना है, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है, विसंगतियां हैं, विद्रूपताएं हैं, विडंबनाएं हैं, विषमताएं हैं समाज में, राजनीति में, ये हमारे समाज और हमारी संस्कृति की जड़ों को खोखला कर रही है। हमें उन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना है। व्यंग्यकार उनका उपचार तो कर नहीं सकता, खाली उनकी तरफ सामान्य जनता का ध्यान आकर्षित कर सकता है। ठीक बात। वो, उसके पास कोई नियामक शक्ति नहीं है, न उसके पास कोई नियंत्रक शक्ति है। आपने भी पढ़ा होगा कि व्यंग्य को सामाजिक नियंत्रण का एक उपकरण माना जाता है, कि व्यंग्य समाज को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वो इतना नियामक नहीं है कि किसी को वो दिशा निर्देश दे सके या किसी को वो दंडित कर सके। उसका काम तो सिर्फ रचना लिखने मात्र से विसंगतियों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने में, बाकी का काम तो व्यवस्था को करना है, बाकी का काम तो समाज को करना है। पिलकेंद्र जी, विसंगतियों के डायमेंशंस, आयाम बड़े बड़े भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, असाधारण भी होते हैं। तो कभी आपके सामने कोई ऐसी विसंगति आई जिस पे आप लिखना चाहते थे, लेकिन विचार करने के बाद आपने सोचा इस पे हाथ डालना ठीक नहीं है और आप उसको छोड़ दिया? ऐसा होता है अक्सर, लिखते लिखते कई बार ऐसा लगता है कि ये बात तो अपने किसी इष्ट की तरफ जा रही है, या अपना जो परम मित्र है उसकी तरफ जा रही है, या जो अपना गुरु है उसके विरुद्ध जा रही है। तो आदमी को विड्रा करना पड़ता है, व्यंग लिखना बंद करना पड़ता है, कहीं वो अन्यथा न ले ले, कहीं वो नाराज ना हो जाए, या अपने मित्रों के विरुद्ध जा रही है। कोई ऐसी प्रवृत्ति जिस पर अपन लिख रहे हैं, पता लग रहा है ये तो मेरे जो परम मित्र हैं उनके विरुद्ध जा रही है, ये प्रवृत्ति तो उनकी ज्यादा है, तो अपना विचार वापस लेना पड़ता है। और इसके अलावा आजकल जो ये जो राजनीति में, तो ये आम है कि आपको अपनी कलम को बिल्कुल रोकना ही पड़ता है। आदमी जो लिखना चाहता है वो लिख नहीं पाता, अगर वो लिख भी देगा तो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं होगा। जो लिखना चाहता है व्यंग्यकार, आज का सत्य जो है वो लिख नहीं सकता, क्योंकि लिख भी देगा तो उसे प्रकाशित कौन करेगा। और जितने भी समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं या प्रकाशक हैं, वो कोई समाज कल्याण का टेंडर नहीं भरा उन लोगों ने। यही क्या कम है कि आपको 12 रुपए का अखबार वो मात्र 3 या 4 रुपए में दे रहे हैं, तो उनको विज्ञापन चाहिए, उनको सरकारी विज्ञापन चाहिए। आज अगर व्यंग्यकार कॉस्टिंग तो निकालेंगे बेचारे, नहीं तो बंद हो जाएंगे। हाँ, कॉस्टिंग तो निकालें, 12 रुपए का अखबार है तो उनको विज्ञापन चाहिए। और अपन कहें कि नहीं भाई सरकार के विरुद्ध हमने लिखा है आप छापें, तो कैसे होगा वो। उनको भी सीबीआई और इनकम टैक्स से डर लगता है।
एक और सारे संस्था का नाम अखबार, लेते हैं, सारे चैनल डरते हैं सीबीआई और इनकम टैक्स से। एक और संस्था का नाम लेते हैं जिसका नाम ईडी है। हाँ, वो भी है। तो ये व्यंग्यकार जो लिखना चाहते हैं उनको भी नियंत्रण तो रखना ही चाहिए, क्योंकि वो प्रकाशित कहाँ होगा लिख के, अगर सोच रहे भाई मत, नहीं लिख रहे लोग व्यंग, इसी कारण लिख नहीं पा रहे। आपको पता होगा शुक्रवार पत्रिका क्यों बंद हो गई? विष्णु नागर जी संपादक थे, हाँ। इतनी बढ़िया पत्रिका थी, हर सप्ताह प्रकाशित होती थी, इतने धारदार कटाक्ष होते थे उस पत्रिका में, व्यंग में और पूरी पत्रिका में, तो पत्रिका बंद हो गई। क्यों? ऐसे कई पत्रिकाएं, इसी कारण व्यवस्था के विरुद्ध लिखा है, व्यवस्था को पसंद नहीं है, विरोध। अच्छा, तो उस आजकल पत्रिका का के, जो लेखन है वो मात्रा अगर उसकी देखी जाए, वॉल्यूम उसका देखा जाए तो काफी ज्यादा है। लेखक लोग लिख रहे हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं, जो लिख पाते हैं वो जितना भी कुछ कर सकते हैं लिख रहे हैं, लेकिन पाठकों का वो तादाद में जो होना चाहिए लेखों के साथ में, वो क्यों कमजोर है या नहीं है? आज की ये तो काफी पुरानी बात है, यानी 1980 में शरद जोशी जी ने एक व्यंग लिखा था। 1980 में, 1980 में दूरदर्शन भी नहीं था, चैनल तो बाद में आए, नेट भी बाद में आया। 1980 की उनकी व्यंग एक रचना है, इसमें उन्होंने लिखा है कि साहित्यकारों को चलाने दीजिए कहानी आंदोलन, कविता आंदोलन, चलाएं साहित्यकार जितना मर्जी है चलाएं, एक समय वो आएगा जब पाठक भी एक आंदोलन चलाएंगे, पुस्तक आंदोलन। तो पाठकों ने पुस्तकों का बहिष्कार करना तो 1980 में ही शुरू कर दिया था। अब तो हम 20 और 21, 41 साल आगे हैं। ये जरूर है कि लोग बहुत लिख रहे हैं, पुस्तकें बड़ी प्रकाशित हो रही हैं, पुस्तक मेलों के आयोजन होते हैं, हो रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन पुस्तक पढ़ी कहाँ जा रही है? नहीं पढ़ी जा रही, नहीं पढ़ते लोग। ये जिन चारों धार्मिक पुस्तकों का, अच्छा आज की बात नहीं है ये तो आप और पीछे चले जाए, भक्ति काल में, आपने तो खैर पूरा पढ़ा हिंदी साहित्य, भक्ति काल में 12 ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के, 12 ग्रंथ, लेकिन सिर्फ रामचरित मानस ही उनका लोकप्रिय ग्रंथ बन पाया। वो भी इसलिए क्योंकि रामचरित मानस की पूजा की जाती है, वो हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति का एक आदर्श माध्यम है। जी जी। उनके 11 संग्रह कहाँ हैं? लोगों को नाम ही नहीं पता होंगे कि विनय पत्रिका भी कोई थी, मुझे भी नाम नहीं मालूम, वो तो उस समय हायर सेकेंडरी में कोर्स में था तो पढ़ लिया था कि तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं। तो आप बताइए, रामचरित मानस के अलावा उन्होंने 11 ग्रंथ और लिखे हैं, वो कहाँ हैं? सूरदास जी के 1 लाख पद थे, लेकिन मैया मोरी में नहीं माखन खायो, और 5-7 और पद के बाद बाकी के पद कहाँ है सूरदास जी के, कहाँ पढ़े लोगों ने? तो भाई भक्ति काल से लेकर आज तक ये समस्या चली आ रही है, ये आज की समस्या नहीं है, क्योंकि भक्ति काल के समय में तो टेलीविजन था, न इंटरनेट था। तो देखिए उस समय से अभी तक लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, आप बताएं। एक व्यक्तिगत सवाल है, वो व्यक्तिगत सवाल ये है कि लेखन कार्य के अलावा आपकी कौन कौन सी आदतें हैं, या मेरा मतलब हॉबीज हैं? मेरा बस मेरी मुख्य हॉबी अब तो सिर्फ नहीं, मेरी कोई ऐसी हॉबी नहीं है। बचपन में होती थी हॉबी, क्रिकेट खेलने की हॉबी थी, कुछ संगीत सुनने की हॉबी थी। अब ऐसी कोई बात नहीं कह सकते कि हॉबी में नहीं आती वो बातें, वो तो ठीक है, हल्की फुल्की आदमी की रुचि। अब जैसे अपन कहें कि भाई हम जितने भी साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं उनको अटेंड करना, तो वो तो एक लेखन का ही एक रॉ मटेरियल इकट्ठे करने का एक पार्ट हो गया। साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे कार्यक्रमों को कंडक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। आप तो शायद व्यंग यात्रा वाले कार्यक्रम में उज्जैन में आए भी थे, जो हाँ प्रेम जी की व्यंग यात्रा थी, जी आपने जी। देखा होगा जो व्यंग पाठ वाला कार्यक्रम था उसे मैंने कंडक्ट किया था। इसके अरे वाह। अलावा मैं काफी वर्षों से कार्यक्रम का संचालक सूत्रधार रहा हूँ। 32 वर्षों तक अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन का संचालन किया मैंने, 32 वर्षों तक।
और देश के एक से बढ़कर एक व्यंग्यकार, एक से बढ़कर एक कवि हास्य व्यंग्य के, एक से बढ़कर एक हास्य अभिनेता, संपादक उस कार्यक्रम में आए हैं जिन्हें मैंने संचालित किया है। मैं आपको नाम बताऊंगा तो आप अभिभूत हो जाएंगे। आई नो। जितने भी बड़े बड़े संपादक हुए, जितने बड़े बड़े व्यंग्यकार हुए, सब टेपा में आ चुके हैं, सब। और जितने बड़े बड़े सुरेश शर्मा, अशोक चक्रधर, शैलेश डोड़ा से लेकर सब कवि, शैल चतुर्वेदी, प्रदीप चौबे, उधर आप देखें तो महावीर अधिकारी, आप देखें तो मनमोहन जी सरल, आप कहें राजेंद्र अवस्थी, मनोहर श्याम जोशी, कमलेश्वर, कन्हैयालाल नंदन, नंद किशोर नोटियाल, राजेंद्र माथुर, बड़े बड़े संपादक उस कार्यक्रम में आए। रविन्द्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, हरिशंकर प्रसाद नहीं आ पाए, ज्ञान चतुर्वेदी, हरि जोशी, लक्ष्मीकांत वैष्णव, के बी सक्सेना कार्यक्रम में आए हैं। एक से बढ़कर हमारे शेखर सुमन आए हैं, जसपाल भट्टी आए हैं, बड़े बड़े कलाकार में आए। तो मैं एक सूत्रधार के रूप में मुझे बड़ा संतोष मिलता है किसी कार्यक्रम को कंडक्ट करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि शुरू से आखिर तक, यानी स्वागत से लेकर आभार तक, भाई शुरू से मतलब दीप प्रज्वलन से लेकर आभार तक आप कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। तो मेरे लिए बड़ी रुचि रहती है मुझे सूत्रधार बनने में, हालांकि उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हुए हैं, मुझे नुकसान भी बहुत हुआ है उसका, सूत्रधार बनने का। तो मेरी इसके अलावा ऐसी कोई हॉबी नहीं रही जिसको अपन कहें कि बस रीडिंग हॉबी। अगर रीडिंग को हॉबी कहें, वो तो इसका एक पार्ट है, लेखन का इनपुट है। इनपुट को बाद में आउटपुट करना है, तो इनपुट जरूरी है, तभी आउटपुट आप कर पाएंगे। तो रीडिंग तो इनपुट में आ गया, उसको अपन हॉबी, मेरे लिए वो हॉबी नहीं है, मेरे लिए एक आवश्यकता है, अनिवार्यता है, अपरिहार्यता है, जिसके बिना एक लेखक लिख नहीं सकता। नहीं, स्टॉक तो फैशनेबल रखना पड़ेगा, लेटेस्ट फैशन का। हाँ, रखने, वही तो। नहीं तो दुकान में बिकेगा क्या? बिकेगा क्या, बिल्कुल। तो वो अपने आप को फीड तो करना ही। मेंटल कैपेसिटी, क्रिएटिविटी और ये सारी चीजें भी तो अप टू डेट होनी जरूरी है ना। अभी पढ़ोगे नहीं तो नहीं आएगा, लिखोगे क्या, वही तो। तो ये रीडिंग वाली हॉबी है। और आपने समकक्ष और नवोदित लेखों के लिए आपकी क्या सलाह होगी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश देने की स्थिति मेरी नहीं है, क्योंकि मैं अभी खुद ही नवोदित मानता हूँ अपने आप को, व्यंग्य का विद्यार्थी मानता हूँ। संदेश देना तो बड़े वरिष्ठ लोगों का काम है, नहीं, और मैं संदेश नहीं दे सकता, मैं सलाह दे सकता हूँ। अच्छा, सलाह दे दीजिए। मेरी सलाह यह है कि सभी जो व्यंग्यकार हैं, नए व्यंग्यकार हैं, व्यंग्य लिखना चाहते हैं, उन्हें बार बार हमारे जो व्यंग्य के पुरोधा हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि हरिशंकर परसाई की जो रचनावली है वह हमारे लिए धर्म ग्रंथ है। ये जो गुरु ग्रंथ साहब की किताब है, अगर मैं शरद जोशी जी की रचनावली को, त्यागी जी की रचनावली को, परसाई जी की रचनावली को धर्म ग्रंथ मानकर पढ़ूंगा, परसाई जी को, त्यागी जी को और शरद जी को अगर मैं अपना गुरु मानकर पढ़ूंगा, तो ही मेरा सुधार, मेरा विकास, मेरा कल्याण हो सकता है। तो उन जो व्यंग्य त्रयी है हमारी, उसको पढ़ें, पढ़ना चाहिए, हमें बार बार पढ़ना चाहिए। वो उन्होंने इतना लिखा है और ऐसे लिखा है कि हम जिसको जितनी बार भी पढ़ेंगे, जैसे गीता के बारे कहते हैं ना, भगवत गीता को आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको उसका एक अलग अर्थ ध्वनित होगा। तो परसाई जी का जो व्यंग्य आपने पिछले साल पढ़ा था, उसका अर्थ अलग ध्वनित हुआ होगा, इस साल पढ़ेंगे तो हो सकता है उसका अर्थ कुछ और ध्वनित हो। तो बार बार हमें इन तीनों की रचनावलियों को पढ़ना चाहिए और अपने आप को समृद्ध करना चाहिए। देखिए, एक स्कूल ये कहता है कि किसी ने व्यंग्य विधा की शुरुआत की, वो जन्मदाता कहे जा सकते हैं, पुरोधा कहे जा सकते हैं, सब कुछ ठीक है, और उनकी इज्जत की जानी चाहिए, उनके लेखन की भी इज्जत की जानी चाहिए। लेकिन क्या जो वो आज के 50 साल 40 साल पहले जो लिख के बस वही सब कुछ है, क्या उसमें डायनामिक्स का चेंज नहीं होना चाहिए? क्या जो सामाजिक परिवर्तन में आए हैं, क्या उनके हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए? क्यों हम उसी को बंदरिया के बच्चे की तरह चिपकाए घूम रहे हैं? हमें खाली उनकी विषय वस्तु को नहीं देखना, वो व्यंग्य को कैसे ट्रीट करते हैं, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका प्रस्तुतिकरण, उनकी अप्रोच,
उनका एटीट्यूड हमको देखना है। तो मान लीजिए आज शरद जी ने इमरजेंसी के बारे शरद जी ने लिखा, तो इमरजेंसी के बारे हम नहीं लिखेंगे, हमको देखना है कि शरद जी ने इमरजेंसी के बारे कैसे लिखा है, परसाई जी ने इमरजेंसी के बारे कैसे लिखा है, या त्यागी जी ने इमरजेंसी के बारे कैसे लिखा है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन सूर्य बालाजी ने अच्छी बात लिखी है, ज्ञान जी ने अच्छी बात लिखी है, प्रेम जी ने अच्छी बात लिखी, पुलकित अरोड़ा ने अच्छी बात लिखी, तो उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जाए? तो क्यों तुरंत का माल है, ताजा माल है, आप बासी रोटी और बासी पूरी क्यों खिलाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, बासी रोटी नहीं है। कल से आप कहेंगे कि भाई रामचरितमानस का पारायण क्यों की जाए, गीता की उपासना क्यों की जाए, कुरान को क्यों पढ़ा जाए, गुरु ग्रंथ साहब को क्यों पढ़ा जाए। तो ये तीनों जो है ये मानक हैं, ये आदर्श हैं, इनका तो हमको सम्मान करना ही पड़ेगा। बाकी सब प्रभावित है इन लोगों से। इन लोगों ने इतना लिखा है और संयोग से ये उस समय इनका जन्म हो गया। अगर शरद जोशी का जन्म 2010 में हुआ होता तो वो इतने प्रखर व्यंग्यकार नहीं बन पाते। अगर परसाई जी का जन्म दूरदर्शन और मोबाइल के युग में हुआ होता तो भी वो इतने प्रखर नहीं हो पाते। वो उनका सौभाग्य है कि उनका जन्म ये दूरदर्शन, टेलीविजन और मोबाइल की क्रांति से पहले हो गया, टेक्निकल विकास से पहले हो गया। आज की तारीख में कोई जन्म लेके उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता। अभी तो मैंने कहा कि पेस्ट एनालिसिस सीखनी चाहिए। मतलब ये कि अपने को ये देखना है कि उनकी अप्रोच क्या है, एटीट्यूड क्या रहा उनका व्यक्ति के प्रति, उस घटना के प्रति, और उनकी अप्रोच कैसी है, उनकी भाषा कैसी है, उनकी शैली कैसी है, हमें वो देखना है, क्योंकि उन्होंने इतना लिखा है, बहुत लिखा है। देखिए दो चीजें होती हैं सीखने के लिए। पहली चीज होती है कि आप उदाहरण, जैसे मैथमेटिक्स की किताब में होता है ना, कोई चीज समझाई जाती है फिर उदाहरण होता है, तो आप पहले उसका कंसेप्ट या अवधारणा समझते हैं और फिर उस एग्जाम्पल को देखते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों का आइडिया लग जाता है। वही है वो। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी कोई किताब व्यंग में क्यों नहीं लिखी गई जो व्यंग के सारे तत्वों को समझाए और बताए कि किसमें क्या अच्छा है, किसमें क्या खराब है। नहीं, लोगों ने रिसर्च की है, परसाई जी और शरद जी का व्यंग का तुलनात्मक अध्ययन विवेचन, ये कई लोगों ने इस पर पीएचडी हासिल की है। बहुत कुछ तो किया है जी, लेकिन लेखन का जो कहानियां हैं, जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं का ही परिवर्तन देखा। मेरे भी एक समझदार व्यक्ति ने जो है ना हमको रामधारी सिंह दिनकर से तुलना करी है, हमारी उर्वशी और उनकी उर्वशी पर एक किताब लिख डाले। दोनों क्या अंतर है? हाँ 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 हाँ। एक हमारी पुस्तक है गुंजन, गुंजन गुंजन नाम की पुस्तक जो है वो आंसू की तरीके की है। तो गुंजन और आंसू से कंपेयर कर डाला, कहने के साहब ये तो उससे आगे निकलती हैं। अरे भाई, जयशंकर प्रसाद जी हैं, हम तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करने से तत्वों का, हमें तो लिखना चाहता हूं मैं गद्य, अब मुझे कैसे समझूं मैं कि व्यंग के तत्व क्या है? अगर मैं व्यंग, लिखे हुए व्यंग ही पढ़ूं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो अवधारणा, सिद्धांत, इनके ऊपर भी तो कुछ लिखा जाना चाहिए। है ना, पुस्तकें आई हैं, ऐसा नहीं है, आई हैं पुस्तकें व्यंग के तत्वों पर, पुस्तकें आई हैं, टाइम टाइम पे चर्चाएं भी हुई हैं। और व्यंग यात्रा पत्रिका में तो अक्सर ये बातें आती ही रहती हैं। व्यंग यात्रा पत्रिका में तो एक तरह से वो व्यंग शास्त्र है। प्रेम जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है व्यंग विधा के विकास में। उनकी जो व्यंग यात्रा पत्रिका है वो तो एक तरह से हम कह सकते हैं व्यंग शास्त्र के सिद्धांत उसमें रहते हैं। अभी भी जो उनका राजेश जी का व्यंग छपा है, व्यंग की भाषा कैसी होना चाहिए, तो भाषा के मुद्दे पर उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण लिखा है। शायद रमेश सैनी जी का भी कोई उसमें आलेख है। ये सब आजकल हम फुलझड़ी छुड़ाते रहते हैं ना। नहीं, फुलझड़ी नहीं है। नहीं, ये सारी सामग्री है। ऑनेस्टली ऑनेस्टली मैं ये फुलझड़ी छुड़ाता रहता हूँ। ये जो नई नई चीजें आज आपको दिखने लगी हैं, हाँ हाँ हाँ, इनमें कुछ थोड़ा बहुत मेरा भी खुराफात है। हम चाहते हैं कि किसी तरीके से व्यंग का स्वरूप जो है ना कैसे बनेगा और कैसा कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, कैसे वो रोल करेगी, उस चीजों पर भी थोड़ा बहुत तवज्जो दिया जाना आवश्यक है। खैर एनीवे, आपके साथ हमने
तकरीबन 1 घंटे का समय लिया, हंसकर अपने सारे बिंदुओं को और पूछे गए सवालों के जवाब बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी चतुराई भी कहते हैं, चतुराई के साथ। मैं तो बिल्कुल भी गंभीर नहीं हूँ, बिल्कुल भी चतुर नहीं हूँ, मैं तो सहज हूँ, सहज। मुझे जो सहज और स्वाभाविक लगता है मैं बोल देता हूँ। जैसे मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब बोल दिया कि भाई जैसे गुरु ग्रंथ साहब है वैसे हमें परसाई जी और शरद जी के व्यंग रचनाओं को या उनकी रचनावली को मानना चाहिए। ये तो सहज है, इसमें गंभीरता कहाँ थी। बस स्वाभाविक रूप से मन में आया कि भाई वो वाकई व्यंग गुरु हैं, जैसे हमारे ये धर्म के गुरु हैं वो हमारे व्यंग गुरु हैं। तो जो सम्मान और जो श्रद्धा जो आस्था हम अपने धर्म गुरुओं के प्रति रखते हैं, वही श्रद्धा वही आस्था अपने व्यंग गुरुओं के प्रति भी रखना चाहिए। ठीक बात। तो हमारे तो पंथ में शब्द को गुरु माना गया है, शब्द को गुरु माना गया है, तो जो रचनाएं हैं वो हमारे लिए गुरु हैं। जी सर। आपको पता है हमारे सिख पंथ में गुरु वाणी को गुरु माना गया है, वाणी को। ठीक बात है। तो जो रचनाएं हैं परसाई जी और शरद जी की वो हमारी गुरु हैं।